गाजा जंग के 38 दिन पूरे हो चुके हैं। वहां करीब 1107 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल को घेर लिया है। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यह घटना युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अल-शिफा अस्पताल के भीतर से ही हमास का कमांड सेंटर चल रहा है और सुरंगों में घुसने का मुख्य रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। यानी यही है वो नरक का द्वार जिसे इजराइल हर हाल में बंद करना चाहता है। अस्पताल नहीं, नरक का द्वार। अस्पताल के भीतर भयानक हालात। टनल में होगा हमास का खात्मा। आईएफ ने अस्पताल को घेरा। गाजा पट्टी पर 6 हफ्तों से हो रहे धमाकों के बीच इजराइल की सेना ने यहां के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में ही हमास के आतंकियों ने अपने आतंक की दुनिया बसाई हुई है। गाजा की असली जंग अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द छिड़ी हुई है। यहाँ हमास का कमांड सेंटर बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 हमास के आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि इजरायली सेना के कई जवान मारे गए हैं। भारी बमबारी के बीच अल-शिफा अस्पताल की स्थिति किसी नरक जैसी हो गई है। WHO के मुताबिक यहाँ बिजली, पानी और इंटरनेट तीनों ठप पड़े हैं। दूसरी ओर अस्पताल के भीतर आम मरीज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिना पानी के ही बचे हुए डॉक्टर आम लोगों का इलाज करने के लिए मोबाइल फोन की रोशनी में लगातार जुटे हुए हैं। अस्पताल में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अस्पताल के बाहर बारूद का धुआं हमास के आतंकियों की सुरंग तक पहुंच रहा है। इजराइल की सेना और टैंकों ने अस्पताल को पूरी तरह से घेर लिया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास की सुरंगों का मुख्य रास्ता इसी अस्पताल से होकर गुजरता है। हमास यहाँ के अंडरग्राउंड क्षेत्र को भूमिगत हमास कमांड मानता है। इस अस्पताल में करीब 900 बेड हैं। फिलहाल यहाँ 500 बेड की क्षमता पर ही काम चल रहा है। हाल ही में हमास के आतंकी इसी अस्पताल के बाहर से एक एम्बुलेंस की आड़ में भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उन्हें देखते ही मार गिराया। हालांकि हमास यहां अपने ठिकाने होने से इनकार करता रहा है और इजराइल पर अस्पताल के लिए उपयोग में आने वाले ईंधन न होने को लेकर आरोप लगाता रहा है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर लोगों की जान लेने के आरोप लगाए हैं। We offered actually last night to give them enough fuel to operate the hospital, operate the incubators and so on, because we have obviously no battle with patients or with civilians at all. And I think every civilian death, every dead baby is a tragedy. But that tragedy should be placed squarely at the responsibility of Hamas, that is keeping its military installations inside hospitals, its command posts inside hospitals, inside schools, inside UNRWA, UN facilities and so on. आपको बता दें कि 38 दिन में सबसे ज्यादा जिस ठिकाने पर इजरायली सैनिकों ने अपनी टेढ़ी नजर बनाई है, यही वो अल-शिफा अस्पताल है। हमास की 500 किलोमीटर सुरंगों के जाल का मुख्य द्वार भी यही बताया जा रहा है। हमास इस अस्पताल के भीतर ही अपने छिपने के ठिकाने को बनाए हुए है। इस बीच इजराइल की सेना ने वीडियो जारी कर अल-शिफा अस्पताल में मानवीय जरूरतों को पूरा करने यानी मरीजों के इलाज के लिए ईंधन की खपत पूरा करने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के मुताबिक इजरायली सेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर 300 लीटर ईंधन इमरजेंसी में अल-शिफा अस्पताल तक पहुंचाया है, जबकि हमास ने इस मदद को रोकने की कोशिश की है। The IDF has 2 goals: eliminating Hamas and bringing back our hostages. The IDF has repeatedly stated, our war is with Hamas, not with the people of Gaza. We're doing everything we can to mitigate harm to civilians and increase humanitarian aid. We've employed tactical pauses in specific areas. अल-शिफा अस्पताल टैंकों से घिरा हुआ है और डॉक्टरों ने साफ पानी की कमी और आईसीयू, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर सहित अन्य चीजों के ईंधन की कमी के कारण बंद पड़े होने की खबर दी है। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा के रांतीसी अस्पताल में भी 1000 गाजा नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है ताकि उन्हें मानव ढाल बनाया जा सके। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अपडेट के मुताबिक सोमवार सुबह तक 600 से 650 मरीज, 200 से 500 स्वास्थ्य कार्यकर्ता
और लगभग 1500 विस्थापित लोग अब भी अस्पताल के भीतर हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की यूनिट 6-1 के जवानों के बीच साफ किया कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं। जाहिर है जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को लेकर महामंथन हुआ। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको हम देते हैं। इजराइल के हमलों की निंदा तो हुई, लेकिन ईरान के प्रस्ताव पर भी मुस्लिम देश बटे नजर आए। यानी अब युद्ध और तेज भड़क सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर रियाद में हुआ क्या है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ दंडात्मक, आर्थिक और राजनीतिक कदम उठाने के लिए मुस्लिम देशों को कहा है, लेकिन ईरान के प्रस्तावों को मंजूरी देने से अरब पीस पार्टनर देशों ने इनकार कर दिया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को बताया युद्ध का जिम्मेदार, और इसके अलावा इजराइल अमेरिका की नाजायज संतान है, यह भी कहा। जबकि अमेरिका ईरान पर हमास का मददगार होने का लगातार आरोप लगा रहा है। यानी यह कि अब युद्ध तेज होने की आशंका बढ़ती जा रही है। गाजा के साथ साथ पाकिस्तान में भी आतंकियों को टारगेट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावर आया और गोली मारकर आतंकी का मर्डर कर दिया। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों इस मर्डर पर खामोश हैं। उन्होंने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पिछले कुछ वक्त से वहां पर लगातार आतंकियों की हत्याएं हो रही हैं। एक आतंकी की मौत के बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्सपर्ट्स कैसे छाती पीट रहे हैं, इस्लामाबाद से आई इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के ठीक पहले पाकिस्तान में जैश आतंकी को किसी ने उड़ा दिया। जैश चीफ के प्यारे आतंकवादी का मर्डर होते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार यही खबर चल रही है। ये तस्वीर जैश के आतंकवादी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की है, जो पाकिस्तान के कराची में मारा गया है। कराची में एक भारत विरोधी जलसे का आयोजन हुआ था। मौलाना रहीमुल्लाह इसी जलसे में शामिल होने जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमलावरों ने लूटपाट की कोशिश तक नहीं की, इसलिए पाकिस्तानियों को शक है कि यह टारगेट किलिंग है। पाकिस्तानी मीडिया में इस आतंकवादी को मजहबी नेता बताया गया है। दावा है कि रहीमुल्लाह तारिक की किसी से दुश्मनी नहीं थी, यहाँ तक कि उसे किसी ने कोई धमकी भी नहीं दी। फिर भी मर्डर किसने किया, ये क्लियर नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हुई ये तीसरी हत्या है। इससे पहले लश्कर कमांडर अकरम गाजी और लश्कर के ही एक और आतंकवादी ख्वाजा शाहिद की हत्या हुई है। इन सभी हत्याओं में एक बात कॉमन है कि ये सब भारत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के पास इस मामले में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मार्च 2022 से अब तक पाकिस्तान में करीब 20 आतंकवादी मारे गए हैं। ये सभी किसी अज्ञात हमलावर की गोली से मारे गए हैं और इनमें ज्यादातर लश्कर और जैश के आतंकवादी हैं। पाकिस्तान में आतंकियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, इसलिए टेररिस्ट के निशाना बनने पर वहां के एक्सपर्ट छाती पीट रहे हैं। आतंकियों का मर्डर किसके इशारे पर हुआ, इसकी तलाश में पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। फिलहाल इस हत्या के बाद मसूद अजहर को बड़ा शॉक लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। पाकिस्तान में आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह है वहां फैला भ्रष्टाचार। पाकिस्तान में सियासत से लेकर सेना तक सब में भ्रष्टाचार है। वहां तो ऐसा रेस लगी रहती है कि कौन किससे ज्यादा करप्शन करेगा। पाकिस्तान में सेना के बड़े अधिकारी तो पद छोड़ते ही आलीशान जिंदगी जीने लगते हैं, तो वहीं भारत में रिटायर्ड सेना प्रमुखों की सादगी पाकिस्तानियों को पसंद आती है। देश के पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सोशल मीडिया पर अपने घर की एक फोटो जारी की, तो उस फोटो को देखकर पाकिस्तान में लोग अपने आर्मी जनरल को कोसने लगे। भारत के पूर्व आर्मी चीफ का घर कैसे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरलों को चुभ रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश के पूर्व सैन्य प्रमुखों को लानतें भेजने का मौका दे दिया है। ये ट्वीट है भारत के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का, जिन्होंने दिवाली के दिन सोशल मीडिया एक्स पर अपने घर की फोटो ट्वीट की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारे नए घर पर पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहां है, टावर के टॉप पर हिंट है। इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान में आग लगा दी।
जनरल नरवणे के पोस्ट के बहाने पाकिस्तानी अपनी ही सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल की सादगी की तारीफ हो रही थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य जनरलों के करप्शन की पोल पट्टी खुलने लगी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट जनरल आसिम मुनीर ईगो नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो पाकिस्तानी फौज की धज्जियां उड़ा दी। पोस्ट में लिखा गया था, एक भारतीय 4 स्टार जनरल MM नरवणे 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे तो 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और उसके पूर्व अफसरों की सादगी पर गर्व करने वाले पोस्ट आने लगे। रामचंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, इसीलिए भारतीय सेना का दुनिया में डर है और सम्मान भी। हमारे जनरलों के लिए कॉर्नर वाला फ्री प्लॉट भी आरक्षित नहीं है। इसी तरह एक यूजर ने भारतीय सेना के सम्मान में लिखा, भारतीय जनरलों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य हैं और उन्हें पूरे देश का आशीर्वाद प्राप्त है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। जिस घर के बारे में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है वो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। इस घर को लेकर भारतीय सेना के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि पूर्व आर्मी चीफ ने घर खरीदा नहीं है बल्कि किराए पर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य जनरल और बड़े अफसर पद से हटने के बाद अरबपति बनने के लिए कुख्यात हैं। इनमें 1-2 नहीं बल्कि कई सैन्य अधिकारियों के नाम हैं। पाकिस्तान के फैक्ट फोकस नाम की खोजी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह खान ने लंदन, अमेरिका और UAE में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस अफसर ने पाकिस्तान में सिर्फ 73,785 रुपए का ही टैक्स दिया था, लेकिन 3 देशों में घर जरूर खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद पर फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था। उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। बाजवा ने भ्रष्टाचार किया तो जाहिर है उनके नीचे के अधिकारी कैसे चूकते। पाकिस्तान के एक और बड़े सैन्य जनरल असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना तक पड़ा था। असीम बाजवा के परिवार के नाम पर 99 कंपनियां हैं, 133 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं, 33 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और 2 शॉपिंग मॉल भी हैं। पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद भी करप्शन के आरोपों से घिर चुके हैं। यहां तक कि उन पर आरोप है कि करप्शन का खुलासा करने वाले पत्रकारों को भी सेना के जरिए परेशान करवा चुके हैं। पाकिस्तान में हर बड़े फैसले वहां की आर्मी ही लेती है और जब इकोनॉमी से लेकर राजनीति तक सेना ही चलाएगी तो जाहिर है करप्शन तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब ऐसी खबर जो चीन के लिए बड़ा झटका है। त्योहारों में मेड इन चाइना सामानों की बिक्री पहले खूब होती थी, लेकिन इस बार चीन को भारतीयों ने बड़ी चोट पहुंचाई है। कैसे, आइए बताते हैं आपको। दिवाली पर देश भर में 3,75,000 करोड़ का व्यापार हुआ। छठ के बाद यह आंकड़ा 50,000 करोड़ और बढ़ जाएगा। ये 4,25,000 करोड़ पहुंच जाएगा। इस बार त्योहारों में भारत में बने सामानों की जमकर खरीदारी हुई। इससे चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि वहां से सामान आयात कम हुए। पिछले वर्षों में दिवाली के त्योहार में 70% बाजार पर चीन का कब्जा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जो अभियान चलाया, उसका असर अब दिख रहा है और इसका फायदा भारतीयों को ही होगा। आजकल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कभी भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं तो कभी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत से ही रिक्वेस्ट करते हैं। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को झटका दिया। भारत ने कनाडा के कट्टरपंथ और भेदभाव की पोल खोल दी है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने ट्रूडो को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन मिल रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा घरों पर हमला और हेट क्राइम के आंकड़े भी कनाडा में तेजी से बढ़े हैं। आपको बता दें कि जिनीवा में UNHRC ने चौथी बार कनाडा में मानवाधिकार मामलों की समीक्षा की है। यूएन के मंच पर भारत ने कनाडा का पर्दाफाश करने वाला बयान दिया है। In the spirit of constructive dialogue, India recommends the following to Canada. 1. Further strengthen the domestic framework to prevent misuse of freedom of expression for inciting violence and disallow activities of groups which are promoting extremism. 2. Effectively prevent attacks on places of worship of religious and racial minorities, strengthen legislative and other measures to address hate crimes and hate speech.
News.